आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है। ये कहानी है बदलाव की, एक ऐसी क्रांति की जो शायद पूरी दुनिया के युवाओं को एक नई राह दिखा सकती है। ये कहानी एक ऐसे देश की है जो दशकों से, जी हां, दशकों से बर्बादी की कगार पर खड़ा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 36 साल। जरा सोचिए, एक पूरी पीढ़ी ने सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और नाकामी देखी। एक ऐसा देश जहां सरकारें ताश के पत्तों की तरह बदलती रहीं और देश हर गुजरते दिन के साथ पीछे जाता रहा। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नेपाल में हालात इतने बिगड़े कैसे। वो कौन से वजह थी जिन्होंने एक पूरे देश को इस गहरी निराशा के अंधेरे में धकेल दिया था। चलिए जानते हैं। देखिए, 1990 में नेपाल में लोकतंत्र तो आ गया, लेकिन स्थिरता वो कभी नहीं आई। आप अंदाजा लगाइए, पहले 18 सालों में 14 प्रधानमंत्री बदल गए। ये तो सरकार नहीं बल्कि म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा था। 2008 में राजशाही भी खत्म हो गई, 2015 में नया संविधान भी बन गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। वही पुराने चेहरे, वही भ्रष्टाचार और देश की वही लूट बदस्तूर जारी रही। ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत बताता है। नेपाल की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा वो पैसा है जो विदेश में काम कर रहे नेपाली अपने घर भेजते हैं। मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था इस बात पर टिकी है कि उसके अपने ही बच्चे, अपने ही युवा देश छोड़कर बाहर जाएं और वहां जाकर मेहनत मजदूरी करें। और ये आंकड़ा तो शायद आपको और भी ज्यादा चौंका देगा। हर रोज 1700 नौजवान, जी हां, हर दिन 1700 युवा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में नेपाल छोड़ रहे थे। और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, देश का सबसे काबिल दिमाग जो अपने ही देश से पलायन करने को मजबूर था। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो एक विस्फोट होता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां नेपाल के युवाओं का सालों से दबा हुआ गुस्सा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया। इस बड़े तूफान की शुरुआत हुई एक छोटे से आदेश से। सितंबर 2025 में सरकार ने युवाओं की आवाज को ही कुचलने की कोशिश की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब बंद। देखिए, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन नहीं था, ये 36 साल से दबे हुए गुस्से का वो लावा था जो अब फूट पड़ा था। जो युवा अब तक सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, नेताओं के भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने ला रहे थे, सरकार ने उनसे वो आखिरी हथियार भी छीन लिया। तो अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, सड़कें। उस समय के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस आंदोलन को ताकत से कुचलने का आदेश दे दिया। बहुत दुखद था, कुल 77 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन तभी इतिहास में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नेपाल की सेना ने अपने ही निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। और बस यही वो मोड़ था जिसने पुराने सड़े गले सिस्टम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हर क्रांति को एक चेहरे की जरूरत होती है, एक आवाज की। और नेपाल की इस क्रांति का चेहरा बने बालन शाह, एक ऐसा हीरो जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो आखिर हैं कौन ये बालन शाह? 35 साल के एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं जो शौक से रैपिंग करते हैं। सोचिए, कोई पारंपरिक नेता नहीं, उनके पास एक इंजीनियर का दिमाग है और एक रैपर का दिल। और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका एक गाना नेपाल हंसे को, यानी नेपाल मुस्कुरा रहा है, पूरे आंदोलन का, पूरे देश का एंथम बन गया। और जब चुनाव हुए तो जो नतीजा आया उसने सबको हैरान कर दिया। बालन शाह की नई नवेली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीत लीं। ये 1959 के बाद किसी भी एक पार्टी को मिला सबसे बड़ा बहुमत था। नेपाल की जनता ने एक सुर में साफ साफ संदेश दे दिया था, अब बस बहुत हुआ, अब हमें पुराना नहीं नया नेपाल चाहिए। और असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। सत्ता में आते ही कुछ ही हफ्तों के अंदर बालन शाह ने वो कर दिखाया जिसका साहस पिछले 36 सालों में कोई भी सरकार नहीं दिखा पाई थी। उनके 100 दिन के एजेंडे पर जरा नजर डालिए। पासपोर्ट, लाइसेंस जैसी सेवाएं अब घर पर मिलेंगी। नेताओं और अफसरों के लंबे चौड़े वीआईपी काफिले पूरी तरीके से बंद। हर सरकारी अफसर को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही होगा। सरकारी दफ्तरों से जिंदा नेताओं की सारी तस्वीरें हटा दी गई। और सबसे बड़ा फैसला, पिछले 36 सालों के हर बड़े भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी गई।
और ये सिर्फ दिखावे के सुधार नहीं थे, नहीं, ये बिल्कुल ढांचे में बदलाव था। सरकार को ज्यादा असरदार बनाने के लिए मंत्रालयों की संख्या 22 से घटाकर सीधी 16 कर दी गई और हर मंत्रालय के काम की समय सीमा और जवाबदेही भी तय कर दी गई। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सालों से धूल खा रही गौरी बहादुर कार्की कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर सिर्फ 4 शब्द लिखे, वादा तो वादा होता है, एक वादा जो देश से किया गया था और निभाया गया। तो बालन साह की शुरुआत तो कहना पड़ेगा धमाकेदार रही है, लेकिन आगे का रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का है। अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो उनके सामने मुंह बाए खड़ी हैं और इस पूरी कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो अर्थव्यवस्था की है। उन्हें देश की विकास दर को लगभग दोगुना करना होगा। जो युवा देश छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें देश में ही रोकना होगा, उनके लिए मौके बनाने होंगे। और सबसे बड़ी लड़ाई उस पुराने सिस्टम से है, उस नौकरशाही और उन पुराने नेताओं से है जो 36 सालों से अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन बालन शाह का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है उनकी टीम। ये शायद पूरे दक्षिण एशिया की सबसे युवा और सबसे पढ़ी लिखी कैबिनेट है। वित्त मंत्री ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी किए हुए अर्थशास्त्री हैं। गृह मंत्री एक पूर्व जज हैं जो खुद सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थे। और तो और 30% से ज्यादा सांसद 30 साल से कम उम्र के हैं। ये युवा जोश और विशेषज्ञता का एक कमाल का मिश्रण है। अब कुछ सवाल जो हमें खुद से पूछने चाहिए। नेपाल ने अपने सरकारी दफ्तरों से नेताओं की तस्वीरें हटा दी। जब हमारे यहाँ स्टेडियम से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखती हैं, तो क्या हमें एक पल के लिए नेपाल की वो खाली दीवारें याद नहीं करनी चाहिए? हमारे पास डिजिटल इंडिया है, यूपीआई है, मतलब सरकार के पास हमारा हर डेटा मौजूद है। लेकिन क्या हमारे पास सरकार के कामकाज का डेटा है? क्या हम ये जान सकते हैं कि कोई सरकारी प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ? पारदर्शिता कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती। देखिए, बालन शाह अपनी इस लड़ाई में सफल होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज एक बात तो उन्होंने साबित कर दी है कि कोई भी सिस्टम कितना भी पुराना और भ्रष्ट क्यों ना हो, वो अजेय नहीं होता। उसे बदला जा सकता है। बस शर्त यह है कि लोगों के पास एक सोच हो, विज्ञान हो और सबसे जरूरी आवाज हो। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब किसी देश का युवा जागा है, तब सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि इतिहास बदला है। आज हमारे पड़ोस में नेपाल मुस्कुरा रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसकी आवाज सुन रहे हैं?